हेलो गाइस। आज से पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो पॉलिटी के पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो पॉलिटी में हमारे टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रियम्बल, यूनियन एंड स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो बेसिकली ये हमारा एक बेसिक सा सिलेबस है जिसके कि अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसमें से आप लोग ने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। लाइक अगर हम लोग बीपीएससी प्री की बात करें तो फंडामेंटल राइट से अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, अप्रॉक्स 10 to 12 में से। ओके, तो इस पे हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, उसके केसेस पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसके नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि पावर का सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे हमारी जो एक कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल तो इसको मैनेज नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स बनाए गए हैं जिसके बीच में पावर और फंक्शंस डिवाइड होंगे। क्योंकि अगर पावर का डिवीज़न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पावर अगर एक सिंगल हैंड में हो जाएगा तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। इसलिए जो पावर है उसको अलग अलग बांटा जाता है और उनके फंक्शंस को भी बांटा जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल से करना पॉसिबल नहीं है। तो 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव, एक्चुअली लेजिस्लेचर को अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। देन एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। देन जुडिशरी है, वो डिस्प्यूट अगर आएगा किसी लॉ में, किसी लॉ के रिगार्डिंग, तो वो इसको ठीक करेगा, रिजॉल्व करेगा बेसिकली। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि लेजिस्लेचर से पास हुआ है। देन की ऑफिस होल्डर्स, इसमें कौन कौन है? तो सबसे पहले तो हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि है यूनियन लेवल पे। देन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल है। देन प्रेसिडेंट है, जो कि स्टेट का हेड कहलाता है, और गवर्नर हेड ऑफ स्टेट इन स्टेट्स। मतलब हेड ऑफ स्टेट मतलब कि यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है, और ये स्टेट्स इन स्टेट का मतलब कंट्री में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो, उनका हेड गवर्नर होता है। देन पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज़ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर लॉ को इनएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन क्या क्या होता है? पहले तो पार्लियामेंट, क्योंकि जो लॉज हैं वो पहले बिल रहता है, फिर बिल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट के मेजॉरिटी से पास होगा, देन प्रेसिडेंट साइन करेगा, देन वो लॉ बनता है। तो सबसे पहले तो इसमें पार्लियामेंट ही इन्वॉल्व होता है यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल की चीज़ें हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर ही मैनेज करेंगी। देन फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या होता है? ये लॉ को इंटरप्रेट करता है और जो जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। ये
इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और जस्टिस को इंश्योर करता है कि सबको जस्टिस मिले और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलें। अब इसका हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये जो हमने अभी सेपरेशन ऑफ पावर, ये इसके 3 टाइप्स पढ़े ना, 1, 2 एंड 3। तो पहले ये 3 वर्ड नहीं थे, पहले ये चीज़ें कुछ और थी। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं। तो 14th सेंचुरी यूरोप में पावर बिखरे हुए थे, फ्रेगमेंटेड थे। लैंडलॉर्ड्स के पास थे, पोप के पास था, किंग के पास था। लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ज़मींदार बेसिकली हैं वो, पोप मतलब कि जो क्रिश्चियन में बड़े, जैसे हमारे हिंदुइज़्म में पंडित होते हैं वैसे क्रिश्चियंस के पोप कहलाते हैं वो, और वहाँ के राजा। ये तीनों के बीच में पावर फ्रेगमेंटेड थी। तो जो किंग था वो पावरलेस हो जाता था क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स का डोमिनेंस आ जाता था, और जो पीजेंट और ट्रेडर्स हैं वो वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। तो लाइबर क्लास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइबर क्लास? सो लाइबर क्लास इज़ बेसिकली द पीपल हु सीक फॉर नॉलेज एंड फ्री फ्रॉम द, जो हम लोग जिसको मोह माया कहते हैं, उससे दूर रहता है ये लोग। अ राइजिंग ग्रुप ऑफ सीकिंग नॉलेज एंड फ्रीडम एक की रोल निभाते हैं वो एक फिलोसफिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक का भी यहाँ पे नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया था, और उनका आइडिया ये था कि जो पावर है वो हम लोग डिवाइड करेंगे किंग में, जिसके पास पावर होगी एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशियल की, और काउंसिल रहेगा जिसके पास पावर होगी लेजिस्लेचर की। और मॉडर्न जो टाइम में जो चीज़ें हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो मॉन्टेस्क्यू ने इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने एक क्लियर सेपरेशन किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। ये इनका जो थ्योरी था वो आज भी हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखते हैं सबसे, और स्पेशली तो जो यूनाइटेड स्टेट का यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। देन हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीज़न होना सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अगर हम लोग बहुत पहले देखें तो 1776 में जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब जो 13 स्टेट्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक यूनियन बनाया जिसमें कि पावर शेयरिंग का प्रिंसिपल रखा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म का मतलब वो होता है पावर को डिवाइड करना सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसका एक मॉडल देखते हैं, जैसे कि ओके, दिस इज द सेंटर के पास अथॉरिटी है डिफेंस, बैंकिंग वगैरह की, और जो ये आउटर सर्कल्स हैं इनका है, जैसे कि इसमें आ जाते हैं लोकल मैटर्स को सॉल्व करने वाले, रिजॉल्व करने वाले। तो मॉडर्न फेडरलिज्म देखते हैं। मॉडर्न फेडरलिज्म क्या है? तो यूएसए में जो पावर है वो स्टेट के पास ज़्यादा और सेंटर के पास कम है, जिसको कि ट्रू फेडरेशन भी कहते हैं। इंडिया में देखा जाए तो एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कंपैरेटिवली कम पावर है। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक दर्शाती है कि हमारा जो इंडिया है वो, उसमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल, लैंग्वेज, रिलीजन, बहुत सारे। तो
यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाने की कोशिश की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट गवर्नर के पास थोड़ी कम पावर है। और जो इमरजेंसीज जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो इमरजेंसी का पूरा अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। अब हम लोग देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है इंडिया में वो कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रिटिश पीरियड के बारे में जानते हैं। तो 1600 में एक चार्टर आता है, चार्टर ऑफ 1600, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड के क्वीन के द्वारा, जिसमें कि लेजिस्लेटिव और जुडिशल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी और कंपनी को अथॉरिटी दी गई थी मैरीटाइम टेरिटरीज़ के लिए। उसके बाद लॉ फॉर्मेशन और जुडिशल कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियल इंडिया में। इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम को फाउंडेशन मिला। देन कंपनी को एम्पावर किया गया ताकि वो अपने रूल्स बनाए ट्रेड और गवर्नेंस के मामले में। फिर आता है कॉइनेज एक्ट ऑफ 1677, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया कि वो कॉइन्स को मिंट करें। देन द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंटली इंट्रोड्यूस्ड, एक यूनिफॉर्म करेंसी लाने के लिए भी ये चीज़ किया गया था, जो कि ट्रेड, रेवेन्यू और गवर्नेंस में हेल्प किया। देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके बैकग्राउंड और रीज़न क्या क्या है? तो जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो शुजाउद्दौला, शाह आलम II और मीर कासिम, ये तीनों अलायंस में थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी, मतलब कि लैंड टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए उनके पास राइट्स था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो फिर जब सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ लेने लगे तो उसमें करप्शन बढ़ गया और मिसमैनेजमेंट भी होने लगा। तो ब्रिटिश क्राउन को स्टेप लेना पड़ा और उनको इंडियन अफेयर्स में भी काम करना पड़ा। देन इसके की प्रोविजंस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले कहलाया था वो अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा ऑफ बंगाल। मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी वो अब बंगाल की सबॉर्डिनेट हो गई थी। देन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग देखते हैं एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था कैलकाटा में। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का ही जुरिडिक्शन था उसमें। देन जो ये तो मैंने बताया ये पॉइंट। और वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बने ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स हैं उनको डायरेक्शन देते थे या फिर रूल्स बताते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉर में, डिप्लोमेसी में और रेवेन्यू वगैरह में। देन एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगा और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो वोटिंग के द्वारा, और जो मेजॉरिटी वोटिंग रहेगा उस डिसीजन को मान लिया जाएगा। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये सबसे पहले तो है कि इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं किया इस कारण। देन इसमें क्या क्या चीज़ें थी? डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ।
क्राउन्स रूल स्ट्रेंथ मिला। देन सुप्रीम कोर्ट का पावर को रिड्यूस कर दिया गया। तो सबसे हम लोग देखते हैं कि डुअल गवर्नमेंट क्या चीज़ था। तो ऐसा था कि जितने भी जो भी कंट्रोल होगा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का, वो ब्रिटेन में ही किया जाएगा। और एक 6 मेंबर्स का बोर्ड होगा, जिसमें कि 2 कैबिनेट मेंबर्स होंगे और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होंगे। क्राउन कंट्रोल आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको कंप्लीट अथॉरिटी मिल गया कंपनी के रूल में। फिर सुप्रीम कोर्ट का पावर को रिड्यूस किया गया। देन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 में हुआ ये था कि सबसे पहला तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड में, उसको ख़त्म किया गया। सिर्फ अब मोनोपोली था चाइना के साथ ट्रेड में और टी का ट्रेड में। देन क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया कि वो ब्रिटिश टेरिटरी में आए और क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करें। देन एजुकेशन फ़ंड इंट्रोड्यूस हुआ। 1 लाख का एजुकेशन फ़ंड इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें कि आगे के 20 साल का भी चार्टर दिया गया कंपनी को। इसके प्रोविजंस थे, अब सारा मोनोपोली ख़त्म हो चुका था और जो कंपनी थी वो अब ट्रेड ख़त्म कर चुकी थी। ट्रेड ख़त्म कर दी गई थी और सिर्फ अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनके इंडिया में रह रहा था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उनको कहने लगे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के। गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुआ 4 मेंबर का, और जो 4th मेंबर था वो स्पेशली उसमें ऐड किया गया था कि वो लेजिस्लेटिव वर्क में गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगा। देन अब मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं हुई थी। तो जो चीज़ें अब हो रही थी कि बस मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि अपोजिशन ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद ही एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो सबसे पहले तो इसमें ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ, हर जगह एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हुआ ब्रिटिश पावर का। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, 2 काउंसिल आई, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ मेकिंग के लिए थी और जो एग्जीक्यूटिव थी वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए थी। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए ये लॉ बनाने का काम करती थी। देन मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो चुका था कि अब इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होगा, अब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया था, लेकिन इसके बीच में इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा बैरियर फेस करने को मिलता था। जैसे कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो लंदन कर दिया गया था, और आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना खर्चा करके लंदन जाए, क्योंकि उस टाइम का जो कंडीशंस था इंडिया के लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कर दिया गया था।
देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ से अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बदल गई थी, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक थी और अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा दी टुवर्ड्स द कॉलोनियल इंडिया। तो ये रिस्पॉन्स था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रीज़न बना ओवर सेंट्रलाइजेशन का। सबसे पहला तो कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया, क्राउन रूल को ला दिया गया और ब्रिटिश का पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। देन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लाया गया, एक न्यू पोजीशन क्रिएट किया गया जो कि इंडियन अफेयर्स को मैनेज करता। नाउ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स फॉर असिस्टेंस। उसके बाद ये जो सेक्रेटरी है वो एक ब्रिज का काम करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लाइक if I'm so sorry, this is India and this is somewhere Britain। तो ये लिंक क्रिएट करता बीच में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वॉइसरॉय के नाम से बुलाने लगे, जो कि क्राउन को रिप्रेजेंट करता। देन सेकुलर अप्रोच में क्या क्या है, तो रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा अब रिलीजन या कास्ट या क्रीड के बेसिस पे। देन आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसका ऑब्जेक्टिव था डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट करना और इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंक्लूड करना, जिसकी कि प्रोविजंस है। पहले तो लेजिस्लेटिव पावर का रिस्टोर करना प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को अलाउ कर देना कि चलो तुम लोग अपना लॉज अब खुद बना सकते हो, ऐसा। फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, तो बिल्स भी उसमें इंट्रोड्यूस हो सकते थे, लेकिन रिलीजन का नहीं हो सकता था। फिर हाई कोर्ट्स इन प्रोविंस आया, हाई कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक बेटर गवर्नेंस हो पाए। देन इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एग्जीक्यूटिव पावर में था कि इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कि वायसराय काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम आया, जिसका मतलब था जैसा कि अभी मॉडर्न डे में कैबिनेट वर्क होता है उस तरह का डिवीज़न। देन वायसराय को एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई इमरजेंसी के टाइम में। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका रीज़न ये था कि जो इस समय तक 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी, जो कि एक ग्रेटर इंडिया पार्टिसिपेशन की मांग कर रही थी लॉ मेकिंग के अंदर। तो उसके की फीचर्स हैं कि इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि आप गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें कि मेंबरशिप था कम से कम 10 होने चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम मतलब 20। जो 10 मेंबर्स हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और 10 को जो नॉन ऑफिशियल्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। देन आता है लेजिस्लेटिव पावर।
अब जो मेंबर्स थे वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, कांट वोट। उसके बाद और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑपोजिशन की तरह, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड नहीं थे। फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स। तो ये इसलिए आया था क्योंकि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, जिससे कि कम्युनल टेंशन्स बढ़ गई थी। तो हुआ ये कि सेपरल इलेक्टोरेट्स का मांग हुआ और जो मुस्लिम्स थे उनको गारंटी ग्रांट किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का नंबर बढ़ाया गया। टोटल थे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60, जिसमें कि 30 होने थे इलेक्टेड और 30 नॉमिनेटेड। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और इसमें सबसे पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। इसमें बजट पे वोट कर सकते थे, अलाउ हो गया था। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यहाँ पे गांधी जी का एंट्री हो चुका था इंडियन पॉलिटिक्स में। देन कंक्लूजन ऑफ द लखनऊ पैक्ट, उसमें कांग्रेस ऑफ मुस्लिम लीग का यूनिटी हुआ था। इसके प्रोविजंस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड किया गया, जिसमें कि अब सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी इंक्लूड किया गया। फिर आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ सेंटर पे। अपर हाउस मतलब कि स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें कि टोटल 60 मेंबर होने थे, 33 इलेक्टेड और 27 नॉमिनेटेड। लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि टोटल 144 थे, 103 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड। फिर जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न आया। जॉइंट सिटिंग मतलब कि जैसे पार्लियामेंट रहता है, लोकसभा, राज्यसभा, तो अगर अब उनको जैसे टाइम दिया जाता है कि बिल को वो पास करें, तो अगर उतने दिन में नहीं कर पाते तो वो एक जॉइंट सिटिंग बिठाया था, जिसमें कि दोनों सभा के मेंबर्स होते हैं और साथ में सिटिंग होती है और मेजोरिटी से कोई भी बिल जो है वो पास या फिर फेल कुछ होता है, ठीक है। देन राइट टू वोट। अब वुमेन्स को भी वोट का राइट मिल चुका था। उसके बाद देखते हैं कि प्रोविंशियल रिफॉर्म्स आए थे डायर की, जिसमें कि सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांटा गया था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्व लिस्ट क्या था। तो ये था कि गवर्नर के द्वारा कंट्रोल होगा। इसमें कि थे पुलिस, सीआईडी वगैरह। और ट्रांसफर्ड लिस्ट में था जो कि इलेक्टेड मिनिस्टर कंट्रोल करेंगे, जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें। फिर डुअल रूल इंट्रोड्यूस हुआ प्रोविंस में। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजर माइलस्टोन्स इन ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर। तो इसके की फीचर्स ये थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड किया गया दलित के साथ भी। देन फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड, इंडिया का फेडरेशन प्रपोज किया गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। डायरकी को इस्टेब्लिश किया गया प्रोविंसेस में और सेंटर के अंदर लाया गया। पावर का डिवीज़न हुआ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। रेसिडुअल पावर जो थी वो वाइसरॉय को दी गई। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपना रेगुलेट कर पाएँ। गवर्नर ऑफ प्रिंसेस अपॉइंटेड बाय द क्राउन, जो गवर्नर होंगे प्रोविंसेस के वो क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें कि आरबीआई का इस्टेब्लिश हुआ और फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेटअप आया। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस।
देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाया गया। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर BPSC preparation.